Hello guys and welcome to Skynomics Academy. My name is सुनील कुमार यादव and we are going to discuss। आज हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, एक बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट या बोला जाए एक जिस हिसाब से अगर उनका नाम लिया जाता है इकोनॉमिक्स के फील्ड में, उनका नाम है रघुराम राजन जी। और उनके बारे में या उनके बायोग्राफी के बारे में आज हम लोग एक एक कर जानने की कोशिश करेंगे। उनके चाइल्डहुड के बारे में या उनका करियर किस तरीके से रहा या किस तरीके से उन्होंने आरबीआई में कंट्रीब्यूट करा है हमारे देश में, इंडिया के इकोनॉमी के लिए उन्होंने कितने कंट्रीब्यूशन दिए हैं। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ और अंत में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा और मज़ा आएगा पढ़ के। हेलो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियोस को। तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? रघुराम राजन जी के बारे में। किसके बारे में? रघुराम राजन जी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। क्या है? बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। आप लोग एक बार चेहरा याद कर लीजिए या याद रखिए अगर आप लोगों को पता नहीं है तो। कहीं ना कहीं ये हमारे देश के लिए या ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान के रूप में या एक बहुत बड़े पर्सनालिटी के रूप में कहीं ना कहीं हम लोगों को एक अलग सा पर्सपेक्टिव दिए हैं इकोनॉमिक्स को सोचने के लिए, समझने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाक से, जल्दी जल्दी से। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? इनके करियर के बारे में पढ़ेंगे भाई। करियर से पहले अगर थोड़ा सा अर्ली क्या उनका चाइल्डहुड क्या था उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर करियर के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या उन्होंने अचीव करा है और किस तरीके से इनका अभी का क्या राय है और किस तरीके से और अभी कहाँ ये काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ दो चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या कि अभी काम क्या कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पहले क्या काम कर रहे थे। ठीक है, तो पहले आप जान लीजिए कि इनका पूरा नाम क्या है? रघुराम गोविंद राजन। इनका जन्म कब होता है भाई? 1963 में। देखो, इसको कहानी के रूप में समझना। अगर आप लोग कहानी के रूप में समझोगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को सही तरीके से और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो 1963 में इनका जन्म हुआ। ये क्या है? एक इंडियन इकोनॉमिस्ट है और एक प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस है एट अ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस। कहीं ना कहीं शिकागो में ये क्या है? एक प्रोफेसर है फाइनेंस के रिलेटेड। मतलब ये फाइनेंस के रिलेटेड एकेडमिया में या एकेडमिक लेवल पर ये बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी लेवल पर। ठीक है, तो बिटवीन 2003 और 2006 के बीच में ये चीफ इकोनॉमिस्ट बने और डायरेक्टर भी इन रिसर्च ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मतलब आईएमएफ के ये क्या रहे हैं? चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफिसर। कहीं ना कहीं कहाँ कितने से कितने? 2003 और 2006 के बारे में। ठीक है, 2015 में ये कहीं ना कहीं आरबीआई के गवर्नर बने, इंडिया के आरबीआई के गवर्नर, जो कि हमारा कहीं ना कहीं क्या है? सेंट्रल बैंक है। क्या है? सेंट्रल बैंक है। और ये वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? BIS। तो ये इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को शुरुआत में मैंने दे दिया। फ्रॉम सितंबर 2013 अप टू सितंबर 2016 ये 23rd गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूप में भारत को एक सही दिशा में ले जाने का काम इन्होंने करा है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग, आई होप सो आप लोगों को थोड़ा बहुत इनके बारे में आप लोगों को जानकारी हो गया होगा। तो चलिए अब थोड़ा सा, मैंने पहले भी डिस्कस करा इस बात को कि भाई पहले अर्ली एजेस के बारे में, अर्ली एजुकेशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे रघुराम राजन जी हैं। कौन है? रघुराम राजन जी। तो इनकी अर्ली लाइफ और इनके एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। तो इनका जन्म पहले ही बता चुके हैं 1963 में। कहाँ पर? इनका जो घर था वो भोपाल में, मध्य प्रदेश। और इनटू अ तमिल ब्राह्मण फैमिली। ये तमिलियन है कहीं ना कहीं। इनका फैमिली जो है वो ब्राह्मण फैमिली से आते हैं। और इनके पिताजी का नाम क्या? आर गोविंद राजन। ठीक है, और इनके पिताजी कहाँ काम किया करते थे? इंटेलिजेंस ब्यूरो में। ठीक है, आईबी में काम किया करते थे। तो आईबी वालों का एक एक बहुत खासियत ये होता है कि वो लगभग हर एक देश में उन्हें घुमाया जाता है, क्योंकि वो रॉ एजेंट के रूप में वो काम करते हैं। मतलब एक खुफिया एजेंसी के रूप में या खुफिया आदमी के रूप में एजेंसी के लिए काम करते हैं। तो इनके फादर का, जब ये बच्चे थे तो इनका पोस्टिंग कहाँ हो गया भाई? देखो 1963 में इनका जन्म हुआ, तो 3 साल के बाद इनके फादर की पोस्टिंग कहाँ हो गई? इंडोनेशिया हो गई। तो इंडोनेशिया हो गई। अब इंडोनेशिया के बाद क्या भाई? 1970 में इनके फादर कहाँ पोस्ट हो गए? श्रीलंका में। तो कहीं ना कहीं ये बचपन से ही एक, बोला जाए तो एक सिमिलर, जो एक स्टैंडर्ड मिडिल क्लास फैमिली होता है उस तरीके से ये नहीं, कहीं ना कहीं ये कंट्री टू कंट्री
इनके फादर की वजह से ये पूरे फैमिली इनका ट्रैवल करता था। तो 1970 में वो श्रीलंका चले गए, इनके फादर की बात हो रही है। आफ्टर श्रीलंका आर गोविंदराजन पोस्टेड टू बेल्जियम, बेल्जियम चले गए, जहां पर कहीं ना कहीं जो रघुराम राजन जी है वहां जाके फ्रेंच स्कूल में कहीं ना कहीं इन्होंने फ्रेंच सीखा। 1974 में इनकी फैमिली फिर से रिटर्न आ गई, कहां पर, इंडिया में। और 1974 और 1981 मतलब 1974 से लेकर 1981 तक इन्होंने दिल्ली पब्लिक स्कूल आर के पुरम जो न्यू दिल्ली में है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इन्होंने क्या करी, पढ़ाई करी एकेडमिक लेवल वाली, मतलब एकेडमिक लेवल, एकेडमिक मतलब 6 to 12 वाली पढ़ाई इन्होंने कहाँ से करी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये दिल्ली पब्लिक स्कूल से, सॉरी। इन 1981, अब 1981 में क्या हो गया भाई, 1981 में ये इनरोल हुए कहाँ, एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली फॉर अ बैचलर डिग्री, मतलब कहीं ना कहीं क्या, ये ग्रेजुएशन करने के लिए जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली में, और वो क्या किए, इंजीनियरिंग करने गए। कहाँ, क्या, कौन से इंजीनियरिंग भाई, इलेक्ट्रिकल। देखिए भाई ये भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने वाले मतलब उनमें से एक है जो कहीं ना कहीं एक अच्छा काम किए हमारे देश के लिए। ही ग्रेजुएटेड इन 1985 में ये ग्रेजुएट हुआ, उन्हें कहीं ना कहीं गोल्ड मेडलिस्ट भी दिया गया था। 1987 में क्या हो गया भाई, यहाँ पे मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, मतलब IIM से, कहीं ना कहीं IIM अहमदाबाद से कहीं ना कहीं इन्होंने क्या करा, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करा, तो 1987 में। तो देखिए आप लोग किस तरीके से इनके जीवन में या अपने जीवन में किस तरीके से ये पले बढ़े हैं। तो 1991 में ही रिसीव्ड अ PhD, फिर 1991 में क्या ये PhD रिसीव कर लिए थे, या PhD कहीं ना कहीं इन्होंने करा था, किनके अंडर, स्टीवर्ट मायर्स के अंडर में, क्योंकि PhD किसी बड़े प्रोफेसर के अंदर में आप लोगों को करनी होती है। तो उन्होंने, उनको जो प्रोजेक्ट दिया गया था वो किसके बारे में, ऐसे ऑन बैंकिंग, की बैंकिंग के बारे में ऐसे, और कहीं ना कहीं इन्होंने 3 टॉपिक ऑफ एसेस लिखे थे बैंकिंग के ऊपर। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये दिल्ली स्कूल में पढ़ते थे, वहां से फिर उसके बाद ग्रेजुएशन किए IIT दिल्ली से, उसके बाद IIM से कहीं ना कहीं इन्होंने क्या MBA करा 1997 में, फिर 1991 में इन्होंने ऐसे मतलब PhD कंप्लीट करा। तो आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया कि किस तरीके से इन्होंने पढ़ाई करी। उसके बाद क्या कि भाई अवार्ड एज अ ऑनरी डॉक्टरेट, अब डॉक्टरेट की डिग्री इन्हें कहाँ दी गई भाई, लंदन बिजनेस स्कूल ने दिया 2012 में। 2015 में हांगकांग यूनिवर्सिटी ने भी दिया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं, ये रह चुके थे, इस वजह से कहीं ना कहीं इन्हें एक डॉक्टरेट डिग्री दी गई हर एक, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्सिटी में जा जाके कहीं ना कहीं काउंसलिंग वगैरह या इन्हें एज अ गेस्ट लेक्चरर के रूप में बुलाया जाता था। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी ऑफ कैथोलिक एंड डी लोवेनियो इन 2019 में इन्हें यहाँ भी डॉक्टरेट की डिग्री दी गई, मतलब 3 यूनिवर्सिटी में इन्हें डॉक्टरेट की डिग्री दी गई। ठीक है, तो आई होप सो अर्ली लाइफ में, तो यहाँ से हम लोगों को ये पता चलता है कि जो अर्ली लाइफ में है वो कहीं ना कहीं ये शुरुआत से ही, खास करके जब IIT दिल्ली के बाद इन्होंने किस तरीके से MBA में एडमिशन किया, और MBA में या उस दिन के बाद, या बोला जाए उस वक्त के बाद से इन्हें कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट आना शुरू हुआ, और कहीं ना कहीं उसके बाद ये रुकने का नाम ही नहीं लिया। अब करियर की बात की जाए भाई रघुराम राजन जी का, तो 1991 में he joined as an assistant professor of finance in a Booth School of business at a University of Chicago, मतलब शिकागो की यूनिवर्सिटी में इन्होंने 1991 में एज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करा था, जहां पर ये आज कहीं ना कहीं एज अ प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस परमानेंटली के रूप में काम कर रहे हैं। एंड बिकेम अ फुल टाइम प्रोफेसर, और 1995 में मतलब 4 साल के बाद ये फुल टाइम प्रोफेसर बन गए। कहाँ के, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में। ठीक है, अच्छे से पढ़िए। फिर इन्होंने या इनकी बहुत सारी किताबें या बहुत चीजों के बारे में ये लिखते हैं, तो ये किसके बारे में लिखे हैं, या किन किन चीजों के बारे में, बैंकिंग के बारे में, कॉर्पोरेट फाइनेंस के बारे में, इंटरनेशनल फाइनेंस के बारे में, ग्रोथ के बारे में कि हमारा देश ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस तरीके से करे, या कोई देश किस तरीके से हम लोग इकोनॉमी को कैसे ग्रो कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किस तरीके होना चाहिए। तो इन सारे टॉपिक्स पर ये लिखा करते हैं, और अभी लिखा करते थे, मतलब उस वक्त भी लिखा करते थे और अभी भी ये लिख ही रहे हैं, या कहीं ना कहीं ये अभी भी उस काम को लेकर कर ही रहे हैं। He taught as a visiting professor मतलब जा जाकर पढ़ाना का या पढ़ाने का काम किया करते थे स्टॉकहोम स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में।
कैलगो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में, MIT स्लोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे जगह पर जाकर ये गेस्ट लेक्चर के रूप में जाकर लेक्चर दिया करते थे, और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी, क्योंकि एज ए गेस्ट लेक्चर किसी को बुलाना वो एक बहुत बड़ी ऑनर होती है, और इन्होंने पहले ही इतनी चीजें अचीव कर रखी है भाई, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं इन्हें डॉक्टरेट की डिग्री भी दी गई है 3 यूनिवर्सिटी से, इसलिए इन्हें कहीं ना कहीं एज अ ऊपर से क्या है वो परमानेंट, जो भी यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने इन्हें परमानेंट एज अ फाइनेंस प्रोफेसर रख लिया था। He was awarded the inaugural in 2003 ने क्या कि फिशर ब्लैक प्राइज गिवन बिनेनली बाय द अमेरिकन फाइनेंस एसोसिएशन। अमेरिका फाइनेंस एसोसिएशन के थ्रू कहीं ना कहीं अंडर एज 14 मतलब 40 साल की उम्र में कहीं ना कहीं पाथ ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन, जो भी कंट्रीब्यूशन ये दिए हैं फाइनेंस को लेकर या अपने जो भी हर एक कंट्री को लेकर, मतलब एक कंट्री में नहीं, जहां जहां जिस जिस देश में इन्हें पढ़ाने का मौका मिला या जिस जिस देश में इन्हें लेक्चर देने का मौका मिला, जाने का मौका मिला, कोई भी समिट होगा, तो कहीं ना कहीं हर एक जगह अपना परचम ये लहराए हैं। और कहीं ना कहीं इस वजह से अमेरिका फाइनेंस एसोसिएशन ने इन्हें फिशर ब्लैक प्राइज से 2003 में अवार्डेड मतलब अवार्ड इन्हें मिला था। वो एज अंडर 40, और ये किनको दिया जाता है जिनका एज 40 साल के या 40 साल के अंदर है। तो पाथ ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन इन्होंने किस तरीके से पूरे ऑल ओवर द कंट्री में इकोनॉमिक्स के फील्ड में दिया था। राजन एंड जिंगल्स बिल्ट अप देयर वर्क टू पब्लिश सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम कैपिटलिस्ट। यहाँ क्या बोला जा रहा है कि कैपिटलिज्म को बचाया जाए, सेविंग कैपिटलिज्म को बचाया जाए फ्रॉम कैपिटलिस्ट। तो ये इन्होंने एक किताब या कहीं ना कहीं एक पूरा किताब के रूप में इन्होंने साथ में दोनों मिलकर 2003 में पब्लिश किया गया था इन दोनों के थ्रू। तो कहीं ना कहीं हम लोग कहाँ क्या जाने अभी कि किस तरीके से ये अपने करियर में धीरे धीरे आगे बढ़े। 40 साल की उम्र में ये कहीं ना कहीं इनको फिशर्स अवार्ड से अमेरिका ने सम्मानित किया था। उसके बाद क्या राजन जो रघुराम राजन जी का 2010 में एक बुक आया था फॉल्ट लाइन्स, यहाँ से इनका कहीं ना कहीं लाइफ चेंजिंग, ये बोला जाए ना कि बोलना गलत नहीं हुआ कि लाइफ चेंजिंग, एक बोला जाए कि इनको एक रिकग्निशन पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो मिला वो इस समय के बाद, मतलब जब ये प्रिडिक्ट कर लिए थे क्या कि फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2007 और 8, जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसको कहीं ना कहीं ये पहले ही ये क्या कर लिए थे, जांच लिए थे, मतलब he recognized previously before the financial crisis, examine the fundamental stress in America and global economy that led to a financial crisis। उसमें कहीं ना कहीं ये 2010 बुक में जिसमें फॉल्ट लाइन है, ये वाली बुक है, ये पढ़िएगा, बहुत अच्छी बुक है। इसको पढ़ने के लिए मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप इकोनॉमिक्स को पढ़ने में, ये इकोनॉमिक्स की बुक को पढ़ने में आप रुचि रखते हैं। तो 2010 में इन्होंने ये किताब लिखा और ये किस पर था, फाइनेंशियल क्राइसिस 2007 और 8 के लिए, ठीक है। ही आर्ग्यूड दैट उसमें इन्होंने आर्ग्यू करा था क्या, वाइडनिंग इनकम इनइक्वालिटीज इन द यूएसए, मतलब क्या कि इनकम की इनइक्वालिटी की वजह से कहीं ना कहीं ट्रेड इम्बैलेंस इन द ग्लोबल इकोनॉमी हुआ एंड क्लैश बिटवीन द आर्म्स लेंथ ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम एंड वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रिंगिंग अप द क्राइसिस। कि क्या बोला इन्होंने कि जो आपने इनकम का जो वाइडनिंग किया, मतलब किसी का बहुत ज्यादा इनकम, किसी का बहुत कम इनकम, और इनकम की इनइक्वालिटी हुई, और इस वजह से कहीं ना कहीं क्या हुआ, इम्बैलेंस हुआ ग्लोबल इकोनॉमी में, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं ग्लोबल क्राइसिस आया था जिसको फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2007 और 8 बोला गया। तो द बुक वॉन, ये जो बुक है फॉल्ट लाइन्स, वो फाइनेंशियल टाइम्स एंड द गोल्डमैन सैक बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड किया गया था इनको कहीं ना कहीं, और ये गोल्डमैन सैक बिजनेस बुक अवार्ड यहाँ देखिए सेरेमनी 2010 में इनको अवार्डेड किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा अवार्ड होता है जो कि कहीं ना कहीं कोई भी इकोनॉमिस्ट को मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो कहीं ना कहीं ये यूएसए के इकोनॉमी को पहले प्रेडिक्ट कर दिए थे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत सालों से वहाँ काम भी कर रहे थे, तो इनको कहीं ना कहीं बहुत अंदाजा हो चुका था, वहाँ के न्यूज़पेपर को पढ़ते होंगे, तो कहीं ना कहीं इस वजह से, और इतने एक्सपर्टीज पहले से थे, इनकी बात को नहीं मानी गई उस वक्त, लेकिन बाद में फिर इन्हीं का बात सही प्रूफ हुआ कि क्यों क्राइसिस हुआ था, ठीक है। तो आई थिंक सो 2007 और 8 के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि भाई पॉलिसी मेकिंग इन्होंने कहाँ किस किस पोस्ट पर कब कब काम करा है और किस तरीके से
पॉलिसी को बनाया है इन्होंने। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, तो आप लोगों को मजा आ रहा होगा अगर इनके बारे में जानने से। तो आप लोग थोड़ा सा इसको अगर थॉरली समझेंगे तो बहुत चीज सीखने के लिए है इनमें से, अगर इनके बायोग्राफी में से। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में ये इन्होंने काम करा कब से कब भाई, 2003 से 2007 में। अब इसके पीछे भी कहानी है कि भाई इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में इन्हें 7th इकोनॉमिस्ट ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के रूप में क्यों चुना गया और कैसे चुना गया, ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। किनको? रघुराम राजन जी को कैसे चुना गया। ठीक है, तो आप लोग समझिएगा, मजा आएगा। क्या? इन आफ्टरमैथ ऑफ 1997 एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाज फेसिंग क्रिटिसिज्म। कि 1997 के जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस था, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, उसके बाद इन्होंने कहीं ना कहीं एक जो IMF है उसको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था कि आप लोग अपने अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, इसमें कौन कौन से देश थे जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुए थे? थाईलैंड था, फिलीपींस था, सिंगापुर था और साउथ कोरिया था। तो कहीं ना कहीं क्या ये सब सारे एशियन देश थे जिन्होंने कहीं ना कहीं बहुत सारे इन लोगों को मोस्ट अफेक्टिंग या बहुत इन लोगों को अफेक्ट पड़ा था उस क्राइसिस से। ठीक है, और क्या हो गया था? इंटरनेशनल मॉनेटरी वाज फेसिंग क्रिटिसिज्म, और इन्हें क्या फेस करना पड़ा था? क्रिटिसिज्म। तो कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं अपना तो भाई इमेज बचाना था। तो द IMF वांटेड टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल एक्सपर्टीज। तो ये क्या चाह रहे थे कि कोई एक फाइनेंशियल एक्सपर्टीज या एडवाइजर मिल जाए जो कि कहीं ना कहीं इंडियन मॉनेटरी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को एक अच्छे से एडवाइजर के रूप में काम करे और कहीं ना कहीं एडवाइस दे, और ताकि हम लोग अपने पाथ पर फिर से लौट सकें। और ये एशिया का बात था, तो कहीं ना कहीं अगर एशिया के बंदे को अगर कोई लाएंगे, मतलब कोई ऐसा इंसान जो एशिया से रिलेटेड हो, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा एक नाम होगा। तो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट का नाम था कौन? एन.ए. क्रूगेर। देन द IMF फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, उस वक्त के IMF के फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर थे। उन्होंने किताब पढ़ा था रघुराम राजन जी का, सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट। वो मैंने बताया कि 2003 में जो किताब आया था, दो लोगों ने मिलकर लिखा था उस किताब को। अब सोचो कि 2003 में इन्होंने कोई किताब पब्लिश करा था या कुछ आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश हुआ था, और ये जो इनका बुक था सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम कैपिटलिस्ट, ये किताब से बहुत इंस्पायर हो गया वो एन.ए. क्रूगेर, जो कि कहीं ना कहीं मैनेजिंग MD थे। कहाँ MD थे? कब? कहाँ के? IMF के। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये रीच आउट एंड अंडरस्टैंड वुड बी इंटरेस्टेड, कहीं ना कहीं इन्हें लगा कि भाई ये बंदा हमारे काम आ सकता है। तो कहीं ना कहीं ये उन्होंने जो एन.ए. क्रूगेर थे वो जाके क्या होने लगे? वो ढूंढने लगे, या बोला जाए कि उनका भाई जानकारी जुटाने लगे, और कहीं ना कहीं उनसे अटैच होने का या उनसे मीटिंग फिक्स कराने की बात होने लगी। At 40, he was the youngest individual and first born in an emerging market nation to be appointed as the chief economist officer at IMF। और ये पहले बंदे हुए जो कि कहीं ना कहीं यंगेस्ट इंडिविजुअल में, जो 40 साल की उम्र में ऐसे नेशन से, मतलब जो इमर्जिंग मार्केट है, मतलब कि डेवलपिंग इकोनॉमी वाला बंदा आके कहां पर जाके कहीं ना कहीं उन्हें IMF का चीफ बनाया गया। सोचो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी अचीवमेंट है, कितनी बड़ी, वो कहीं ना कहीं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना एज ए इंडियन सिटीजन। ठीक है, तो यहां से इनका कहानी इस तरीके से IMF में एंट्री मिली। ड्यूरिंग हिज टेन्योर, वो अपने टेन्योर में उन्होंने रिसर्च डेवलपमेंट पर, रिसर्च डिपार्टमेंट में उन्हें बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज था, और कहीं ना कहीं उस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से काम किया। वहाँ पर मॉडर्न मॉडलिंग किस तरीके से हो, एक्सचेंज रेट किस तरीके से असेसमेंट किया जाए, टेक्निक कैसे किस तरीके से, ताकि जो भी मेंबर कंट्री है उनके जो एक्सचेंज रेट में ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो। और इंटीग्रेशन ऑफ चाइना, की एनालाइज द ग्रोथ एंड इंटीग्रेशन ऑफ चाइना एंड इंडिया इनटू अ वर्ल्ड इकोनॉमी, कि किस तरीके से चाइना और इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी से जोड़ा जाए, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी से आप तभी जुड़ पाओगे जब आपका एक्सपोर्ट एक हाईएस्ट लेवल पर जाएगा। तो कहीं ना कहीं वहां से भी आप देखिए, कहीं ना कहीं भारत के बारे में सोचना, किस तरीके से एशियन कंट्रीज को साथ में लेके चलना, क्योंकि ये बोला जाता है कि 21st सेंचुरी किसका सेंचुरी है? कि एशिया का सेंचुरी है। तो आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। वाइल ही वॉज आस्क्ड टू स्टे, लेकिन वो दूसरे टर्म के लिए उन्हें क्या रुकने को बोला गया कि भाई आप IMF के चीफ बने रहो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, और कहीं ना कहीं वो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो चले गए जहां वो फाइनेंस के प्रोफेसर थे।
तो यहाँ तक आई होप सो आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से रघुराम राजन जी के बारे में पता हो गया होगा और कहीं ना कहीं आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा होगा। आई पूरे मैं होशो आवाज से बोलना चाह रहा हूँ कि मुझे जितना पढ़ाने में मजा लग रहा है या जितना मुझे पढ़ाने में नहीं, जितना मुझे बताने में मजा लग रहा है, उतना आप लोगों को पढ़ने में भी या समझने में भी मजा आ रहा होगा। ठीक है, तो अब चलिए, अब आता है बात किसका, अब भाई IMF का तो बात हो गया, अब बात आता है किसका, इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इनकी एंट्री कहाँ होती है, इकोनॉमिक एडवाइजर कैसे बने, अब ये भी बहुत बड़ी बात है भाई कि आखिर रघुराम राजन जी एज अ इकोनॉमिक एडवाइजर किस तरीके से हमारे देश में एंट्री किए, मतलब इंडिया में कैसे एंट्री किए, तो हम लोग जान लेते हैं। तो देखो इन 2007 की बात है, then the डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन मोंटेक सिंह अहलूवालिया, क्या अहलूवालिया जो थे, कहीं ना कहीं मोंटेक सिंह वालिया से याद रखना कि उस वक्त के कौन थे, डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। इन्होंने एक ड्राफ्टेड किया क्या राजन को टू राइट, मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने एक सजेशन दिया या ड्राफ्ट भेजा कि भाई आप एक रिपोर्ट लिखिए कि नेक्स्ट जनरेशन को किस तरीके से हम लोग फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म कर सकते हैं, मतलब आने वाले जनरेशन में, मतलब आने वाले समय में किस तरीके से हम फाइनेंशियल सेक्टर को और मजबूत कर सकते हैं, किसको, फाइनेंशियल सेक्टर को और कैसे मजबूत कर सकते हैं। ये फाइनेंस के एक्सपर्टीज थे हैं, है कि नहीं, क्योंकि इन्होंने IIM से अहमदाबाद से कहीं ना कहीं इन्होंने MBA कराया था और साथ ही साथ बहुत एक्सपीरियंस शिकागो की यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर थे फाइनेंस के। तो मोंटेक सिंह ने क्या करा, प्लानिंग कमीशन के जो उस वक्त के डेप्यूटी चेयरमैन थे, उन्होंने क्या करा, एक ड्राफ्ट लिखने को बोला। उसके बाद एक हाई लेवल कमेटी इन्होंने फॉर्म करा जो कि फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म को लेकर था कि आप लोग सजेस्ट कीजिए, और उसमें 12 मेंबर की कमेटी थी और उस कमेटी को हेड कौन कर रहे थे, रघुराम राजन जी। तो यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा क्या कि किस तरीके से इनकी एंट्री होने वाली है। तो कहीं ना कहीं पहले क्या, ड्राफ्टिंग कमेटी के थ्रू या ड्राफ्ट के थ्रू कहीं ना कहीं उन्हें प्लानिंग कमीशन के मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने इन्हें बोला कि भाई आप रिपोर्ट बनाओ, और उसके बाद कहीं ना कहीं इन्हें कमेटी दिया गया 12 मेंबर का, जिन्होंने कहीं ना कहीं पूरे अच्छे तरीके से काम किया। लेकिन इस कमेटी ने क्या रिकमेंड करा, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये क्या बोला कि 100 स्मॉल स्टेप्स, इनका नाम क्या था, टाइटल इनका जो कमेटी का नाम था जब ये पेश कर रहे थे, तब ये कहीं ना कहीं इन्होंने क्या बोला कि कुछ बड़े बड़े लोग, कुछ बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जो थे वो कहीं ना कहीं पूरे मार्केट को कब्जा किए हुए। तो हम लोगों को फोकस क्या करना पड़ेगा कि अभी 100 ऑफ स्मॉल, छोटे छोटे स्टेप, छोटे छोटे जो भी फार्मर्स है, छोटे छोटे जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, छोटे छोटे बिजनेसमैन, उनको सपोर्ट करना होगा, MSME को सपोर्ट करना होगा। अब MSME का मतलब क्या होगा, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, छोटे छोटे उद्योगों को सपोर्ट करना होगा ताकि वो बढ़ सके। तो इन नवंबर 2008 में उसके बाद ये वाला काम खत्म हो गया, मतलब ये इन्होंने कमेटी सौंप दिया। उसके बाद किस तरीके से एडवाइजर बने वो देखिए, कमेटी को हेड करके खत्म। 2008 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के कौन थे, मनमोहन सिंह थे। उन्होंने अपॉइंट करा क्या, इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में, जो उनके पॉलिसी को राइट करने में, जो अपनी पॉलिसी बना रहे हैं, अपनी सरकार में जो भी पॉलिसी बना रहे हैं उनमें उनको सपोर्ट करे वो। तो कहीं ना कहीं 2008 में रघुराम राजन जी को मनमोहन सिंह ने रेकमेंड करा था। लेकिन फिर 2012 तक आते आते, मतलब 4 साल आते आते, उन्होंने रघुराम राजन जी को क्या अपॉइंट कर लिया गया, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, और वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कहा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में इन्हें एज ए इकोनॉमिक एडवाइजर चूज कर लिया गया। ये इन्होंने क्या प्रिपेयर करा, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, 2012 और 13 का। उसमें इन्होंने अर्ज करा कि गवर्नमेंट टू रिड्यूस स्पेंडिंग एंड सब्सिडीज, कि सब्सिडी आप लोग देना बंद कीजिए, खर्चा थोड़ा सा कम कीजिए, क्योंकि जब तक आपको खर्चा नहीं कम होगा तब तक कैसे आप लोग डेवलप कर पाएंगे। क्योंकि आपका, अब मान लीजिए आपका इनकम बढ़ रहा है, उसी हिसाब से आप खर्चा भी बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी कंट्री उस तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाएगी। रिकमेंडेशन टू रीडायरेक्शन ऑफ इंडियन फ्रॉम द एग्रीकल्चर टू द सर्विस एंड स्किल्ड मैन्युफैक्चर सेक्टर, की किस तरीके से जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसको सर्विस सेक्टर से जोड़ा जाए। एंड ही ऑल्सो स्केप्टिकल द फूड सिक्योरिटी बिल, की फूड की सिक्योरिटी बिल लाई जाए, ताकि जो इन लाइट टू राइजिंग द फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट जो हमारा बढ़ रहा था, उससे कहीं ना कहीं हम लोगों को एक अच्छा आसार मिल रहा था कि हमारा देश का इकोनॉमिक सिस्टम, जो प्राइमरी सेक्टर जो डूबा हुआ था एग्रीकल्चर सेक्टर, उसको एक जोर मिल सके। तो आई होप सो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा रघुराम राजन जी के बारे में। अब आती है एंट्री कहाँ पर, अब इकोनॉमिक एडवाइजर हो गया, इकोनॉमिक एडवाइजर, उसके पहले IMF में एंट्री हो गई।
अब कहाँ, अब आरबीआई मतलब क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारे देश का एक सेंट्रल बैंक है, उसमें एंट्री कैसे मिले इनको। तो बहुत ही थोड़ा सा बोला जाए कि बहुत ही नहीं, क्योंकि ये कांग्रेस की सरकार में काम कर रहे थे पहले ही, मनमोहन सिंह की सरकार में। तो मनमोहन सिंह ने देखा या उनकी सरकार ने देखा कि ये कितने अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे इकोनॉमिक सिस्टम को, तो उस वजह से कहीं ना कहीं 23rd गवर्नर चुना गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। कब से कब, 2013 से 2016 तक के लिए, 3 साल के लिए। ठीक है। ऑन 6 अगस्त 2013 में इट वॉज अनाउंस दैट राजन वुड बी टेक ओवर द गवर्नर ऑफ आरबीआई फॉर द टर्म ऑफ 3 years। 3 साल के वो गवर्नर होंगे और किसको सक्सीड करेंगे वो, धुबरी सुब्बाराव, मतलब सुब्बाराव जी को कहीं ना कहीं ये रिप्लेस करेंगे। ये अनाउंस किया गया 2013 में 6 अगस्त को। अब अगस्त है, 4 सितंबर की अपॉइंटमेंट। ऑन 5 सितंबर 2013 he took a charge as a 23rd गवर्नर। कहीं ना कहीं 23rd गवर्नर के रूप में इन्होंने चार्ज ले लिया, मतलब वो कहीं ना कहीं काम करना शुरुआत कर दी है। एट विच द पॉइंट ही विल लीव एन एब्सेंस फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। और उस वक्त क्या, देखो ये कभी भी ना यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो को छोड़े ही नहीं, वहां से लीव ले लेते थे। वहां लीव लेना बहुत आसान है कि आप जाके कभी आप बीच बीच में जाकर आप थोड़ा बहुत आप उसमें थोड़ा सा क्या करो, गेस्ट लेक्चर के रूप में ले लो। लेकिन इन्होंने कभी पूरे अच्छे तरीके से, पूरे बिल्कुल तरीके से, या बोला जाए पूरे होशावास में नहीं बोला जाता है कि पूरे होशावास में से छोड़ा नहीं गया इनके द्वारा, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं लगाव था टीचिंग से, इसीलिए ये जुड़े रहे वहां शिकागो में। तो अब क्या भाई, अब ये 5 सितंबर को क्या, 2013 में इन्होंने पोस्ट संभाल लिया 23rd गवर्नर में। तो सबसे पहले दिन जब ये ऑफिस आए, सबसे पहले दिन इन्होंने क्या, आने से पहले दिन के ऑफिस में ही रुपीस क्या हो गया, रुपीस रोज टू 22.1% अगेंस्ट द डॉलर। मतलब क्या, हमारा रुपया तगड़ा हो गया, मतलब कहीं ना कहीं हमारा रुपीस जो है वो और अच्छे तरीके से। इसको समझने के लिए ऐसे कर सकते हैं कि मान लो कि पहले 50 रुपया $1 का मिल रहा था हम लोगों को, लेकिन अब क्या हो गया, अब जो या देना पड़ रहा था या मिल रहा था, अब $1 पर कहीं ना कहीं मान लो कि 49 रुपया देना पड़ रहा है। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था, कहीं ना कहीं रोज कर गया रुपीस, है कि नहीं। क्योंकि पहले अगर $1 का सामान खरीद रहे थे तो मुझे कितना 50 रुपया देना पड़ रहा था, 50 रुपये या 48 रुपया देना पड़ रहा है, 2.1% घट गया। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, कहीं ना कहीं उनका लक फैक्टर मान लो, या उनकी जो सोच थी, या उनके आने से अवेयरनेस जो क्रिएट हुआ, वो एक बहुत बड़ी बात थी। आई होप से ज्यादा लंबा नहीं हो रहा होगा, अगर हो रहा होगा तो थोड़ा सा सब्र रखिए भाई, कोई अच्छा इंसान के बारे में पढ़ रहे हैं और अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो मजा आ रहा होगा यार, कितने अच्छे इंसान थे। थोड़ा सा देखो, इसके बारे में समझने की कोशिश करो। उसके बाद देखो, पहले दिन ऑफिस आए भाई, थोड़ा सा उछल कूद होने लगा। अब एज ए गवर्नर ऑफ आरबीआई जो राजन जी ने क्या क्या चेंजेस करा, उन्होंने क्या, इन्फ्लेशन को कर्व करने की बात करी कि प्राइमरी फोकस क्या है कि महंगाई को हम लोग किस तरीके से कंट्रोल करेंगे। ठीक है। ब्रिंगिंग डाउन द रिटेल इन्फ्लेशन, मतलब जो खुदरा है ना, जो बिस्किट हो गया, ये दूध हो गया, दही हो गया, इनका जो इन्फ्लेशन है फ्रॉम 9.8% इन सितंबर 2013 टू 3.78%। सोचो यार, करीबन 10% से ये करीबन 4% तक लेते आए, मतलब 6% इन्फ्लेशन कम कर दिया 2015 में, 15 तक में, तो 2 सालों में। तो सोचो कि क्या इनका एक पर्सपेक्टिव था कि इन्फ्लेशन को कम करने के लिए क्या पॉलिसीज इन्होंने अपनाया था। तो 1990 अगर बोला जाए कि 1990 के बाद, मतलब 1991 में क्या हो गया था, एलपीजी रिफॉर्म हुआ था। ठीक है। जब हमारा इकोनॉमी को खोला गया था ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए। तो 2002 सालों में इन्होंने कहीं ना कहीं कितना 4% का डिक्रीमेंट कर दिया इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन 10% हुआ करता 2013 में, भाई 3.78 ला दिया गया था। किसका क्रेडिट जाता है, रघुराम राजन जी को। और होलसेल इन्फ्लेशन भी, रिटेल इन्फ्लेशन नहीं, होलसेल इन्फ्लेशन केम डाउन फ्रॉम 6.1% टू -0.45% इन जुलाई 2005। होलसेल इन्फ्लेशन भी कमी आ गया, जो आपका थोक बाजार में आप मान लो कि आप जो होलसेलर लोग सामान लेता है। अंडर राजन आरबीआई अडॉप्टेड अ कंज्यूमर सीपीआई को क्या माना गया कि इन्फ्लेशन काउंट करने के लिए हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो कहीं ना कहीं इन्होंने ही, जो कि एक ग्लोबल नॉर्म है, मतलब पूरे जो हर एक देश में, या जो भी डेवलप्ड देश है, या जो भी डेवलपिंग नेशन है, उसमें ज्यादातर जो देश है वो सीपीआई को या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को, सीपीआई को बेस मानते हैं इन्फ्लेशन को काउंट करने के लिए। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बढ़ गया भारत का भाई, मतलब फॉरेन एक्सचेंज मतलब हमारे डॉलर या बोला जाए गोल्ड, ये सब हमारे जो कहीं ना कहीं कौन रिजर्व करता है, आरबीआई। इसमें भी बढ़ोतरी आ गया, मतलब इसमें भी बढ़ गया, कितने परसेंट से बढ़ गया, 30% से
टू ट्यून टू 380 बिलियन इन 2 years, $380 बिलियन हो गया था 2 सालों में। कहीं ना कहीं ये 2 साल में ही कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चेंजेस ला लिए। अंडर राजन द आरबीआई लाइसेंस टू यूनिवर्सल बैंक को लाइसेंस दिया गया जो और विदेश में जाके अपनी अपनी ब्रांच खोल सकते हैं। अप्रूव्ड या हम विदेश वाला बैंक हमारे देश में आ सकता है। 11 पेमेंट बैंक को इन्होंने जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक या एयरटेल पेमेंट बैंक, नियरली 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन हु आर स्टिल डिप्राइव्ड ऑफ बैंकिंग फैसिलिटी, ताकि लोग जो अभी तक डिप्राइव्ड हैं, मतलब जो लोगों को अच्छे तरीके से बैंकिंग फैसिलिटी नहीं मिल रहा, उनको बैंकिंग फैसिलिटी देने की बात की गई। अब देखो 2013 में कहीं ना कहीं क्या किसकी सरकार थी भाई? 2013 में थी कांग्रेस की सरकार। 2014 में मोदी जी आ गए। अब ठीक है, अब मोदी जी के साथ मिलन हो गया भाई इनका देखो, ठीक है, तो इन्होंने क्या परमिट दिया कि चार्ज कस्टमर फॉर कंडक्टिंग एटीएम ट्रांजैक्शन की। एटीएम ट्रांजैक्शन में अगर मान लो कि 4 बार से या जो भी लिमिट रखा गया, अगर लिमिट क्रॉस होता है, आप 4 या 5 बार से ज्यादा आप निकालते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं उसमें क्या होगा, चार्ज देना पड़ेगा, आपको ट्रांजेक्शन चार्ज देना पड़ेगा। और उस वक्त क्या, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि उसी वक्त क्या प्रधानमंत्री जनधन योजना भी लॉन्च किया गया था, ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन किया जाए। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या कि जो भी गरीब लोग थे उनको किस तरीके से बैंकिंग सेक्टर में लाया जाए, क्योंकि अगर बैंक में अगर लोग जमा करेंगे एक बार पैसा, तो कहीं ना कहीं वो कंट्री के लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो कहीं ना कहीं इन दोनों ने साथ में मिलकर ये काम किया इन 2000। लेकिन कुछ कंट्रोवर्सी भी रहा, आगे हम लोग जानेंगे भाई की कंट्रोवर्सी क्या हुआ था। तो ऑन 9th November 2015 राजन वॉज अपॉइंटेड एज ए वाइस चेयरमैन ऑफ बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, बीआईएस में। कहीं ना कहीं 2015 में क्या सेटलमेंट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट बीआईएस के रूप में चेयरमैन चुना गया था। ठीक है, तो रघुराम राजन जी की मीटिंग हुई भाई कब? 2014 में। लेकिन 2016 में क्या हो गया, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी शुरू हो गया। इन 2016 इन द लेटर टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, राज्यसभा एमपी जो सुब्रमण्यम स्वामी जी थे, उन्होंने क्या एक इल्जाम लगाया किनके ऊपर? राजन जी के ऊपर। क्या कि भाई इन्होंने कुछ ना कुछ क्या कि राजन ऑफ रेजिंग इंटरेस्ट, ही एक्यूज राजन ऑफ रेजिंग इंटरेस्ट रेट टू डेट्रीमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। मतलब क्या इन्होंने इंटरेस्ट रेट क्या कि रेज करा है, ताकि जो छोटे हैं या जो स्मॉल है उनको थोड़ा सा क्या किया जाए, उनको डैमेज किया जाए। इनकी तो सोच ही नहीं है भाई कि ये तो शुरुआत से चाह रहे थे क्या कि एमएसएमई को बढ़ाया जाए। तो कहीं ना कहीं बाद में चलकर इन्होंने क्या करा, इग्नोर करा एलिगेशन को। इन्होंने फंडामेंटली बोला कि भाई वो रॉन्ग है, जो भी एलिगेशन लगाया जा रहा है, और बेसलेस है, उनका कोई आधार नहीं है। तो ऑन जून 18 2016 में रघुराम राजन जी अनाउंस दैट ही वाज नॉट सर्विंग द सेकंड टर्म ऑफ आरबीआई। ये अनाउंस किया गया कि आरबीआई के गवर्नर वो 2016-18 जून के बाद से वो नहीं रहेंगे, एंड प्लान टू रिटर्न टू एकेडमिया। एकेडमिया मतलब कहाँ पर? फिर से वो शिकागो यूनिवर्सिटी में एज ए फाइनेंस के प्रोफेसर चले गए। इन सितंबर 2017, अगर 17 का बात किया जाए, देखो 15, 16, 17, 13 में कहा, 13 के बाद 14, 15 में अच्छे तरीके से काम हुआ मोदी सरकार में, 16 में एलिगेशन लगा दिया गया इनके द्वारा जब वो छोड़ के गए, तो कहीं ना कहीं वो बेसलेस माना गया। क्या बोले वो, मतलब सुब्रमण्यम स्वामी जी ने क्या बोला कि भाई वो उनके इंटरेस्ट रेट से छेड़छाड़ कर रहा है जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, ठीक है, कि उन लोगों को नहीं देने की बात की जाती है। तो इन सितंबर 2017 राजन रिवील्ड दैट, कुछ उन्होंने इंटरव्यू में कहा, ही वाज विलिंग टू टेक एक्सटेंशन, की वो काम करना चाह रहे थे नेक्स्ट सेकंड टर्म के लिए, लेकिन गवर्नमेंट हैड नो एक्सटेंशन एनी ऑफर, कि उन्होंने कोई ऑफर ही नहीं दिया रघुराम राजन जी को, इसलिए वो कहाँ रिटर्न कर गए? यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। मतलब कहीं ना कहीं वो सर्व करना चाह रहे थे दूसरे टर्म के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ वजह से भारत सरकार उस वक्त उन्हें सर्व करने नहीं दिए, कुछ एलिगेशन लगाया गया, कुछ कहीं ना कहीं वो इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से लोग मान सकते हैं। He also denied a claim that a University Chicago had at that time refused to accept his leave and absence to the country। ये बोला गया था क्या, बहुत कंट्रोवर्सी ये हुआ था कि भाई जो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो है, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो वो रघुराम राजन जी को लीव नहीं दे रहा है, इसलिए वो सेकंड टर्म के लिए आरबीआई गवर्नर नहीं रह पाएंगे। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात था, उन्हें लीव मिल जाती अगर वो सरकार की तरफ से अगर कोई ऑफर मिलता, क्योंकि वो तो काम करना चाह रहे थे कंट्री को लेकर, क्योंकि उन्होंने बहुत बहुत सारा काम करा था। ठीक है, तो आई होप सो आप लोगों को यहाँ मजा आ रहा होगा यार, क्या पर्सनालिटी थे, क्या मतलब मस्त वाले इंसान थे, तो आई होप सो मजा आ रहा होगा। ठीक है, इन इंटरव्यू 2017 में अगर डिमोनेटाइजेशन के बारे में इनका थोड़ा सा, उनका डिमोनेटाइजेशन
के बारे में एक अच्छा इनका सोच नहीं था। तो वो अपनी इंटरव्यू में उन्होंने 2017 में बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कंसल्टेड द आरबीआई ड्यूरिंग द गवर्नरशिप, मतलब जब वो गवर्नर थे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहीं ना कहीं कंसल्ट करा था क्या भाई कि डिमोनेटाइजेशन हम लोग करेंगे। लेकिन जो आरबीआई गवर्नर उस वक्त के रघुराम राजन जी थे, उन्होंने क्या करा था कि भाई ये ठीक नहीं होगा। ही सेड दैट ही वाज अगेंस्ट द मूव, ये मूव के खिलाफ थे, एंड वार्न द गवर्नमेंट टू पोटेंशियल कि इससे क्या हो सकता है नेगेटिव इफेक्ट मतलब हो सकता है हमारी इकोनॉमी में, क्योंकि उन्होंने एक बिल्डअप करा था इकोनॉमी को, एक सही रास्ते पर लाया था, कहाँ से कहाँ इन्फ्लेशन लाया था, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ाया था, ठीक है। और उसके बाद के राजन ऑल्सो टर्म्ड करेंसी नोट बैन एक्सरसाइज एज वन कैन नॉट इन एनी वे से इट कैन बी इकोनॉमिक सक्सेस, इसे कोई भी दूसरे तरीके या अपने तरीके से नहीं बोल सकता है कि ये एक इकोनॉमिक सक्सेस था। इन्होंने क्या बोला कि डिमोनेटाइजेशन जो था वो नहीं करना चाहिए था सरकार को। तो इनका एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन था इसके बारे में, एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट इट, हम लोग रिस्पेक्ट करना चाहिए कि भाई कोई बात बोल रहा है तो कुछ ना कुछ तो वजह होगा ना, ऐसे तो कुछ नहीं बोल रहा है या बोल रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एक इसी तरीके से इन एडिशन टू वर्क ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो एंड आरबीआई, रघुराम राजन जी वाज आल्सो मेंबर ऑफ वर्जीनियन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट 21st सेंचुरी काउंसिल, मतलब 21st सेंचुरी काउंसिल में कहीं ना कहीं इस इंस्टीट्यूट में जो बर्गुरियन इंस्टीट्यूट है उनमें कहीं ना कहीं एज ए मेंबर इन्हें घोषित किया गया है। ये 21st सेंचुरी में जब तक हैं, जब तक आई थिंक सो इनकी उम्र और लंबी हो, लेकिन आई होप सो कि ये अच्छे तरीके से काम करते रहे और हमारे देश के बारे में या हमारे देश के बारे में सोचने के लिए थैंक्स, ताकि हम लोग अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सा तो पटरी पर लाए। तो आई होप सो आप लोगों को क्लियर होगा। तो वीडियो लंबा हो गया, आप लोग देखने की कोशिश कीजिएगा, मजा तो जरूर आएगा। और नेक्स्ट आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि भाई किस इकोनॉमिक्स के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं, उसके बारे में वीडियोस बनाने की कोशिश मैं करूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग अस, और थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।